गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, आज है 1 अक्टूबर, फ्राइडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। एक बार थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि वेस्ट बंगाल में अभी बाई इलेक्शंस होने वाले हैं, जहाँ पे ममता बनर्जी अगर जीत जाती हैं तो वो सीएम कंटिन्यू करेंगी, अगर वो नहीं जीतती हैं तो सीएम के पद से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इस बाई इलेक्शन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। अगली जो न्यूज़ करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू अबाउट द क्वाड। ये आज का एडिटोरियल सेक्शन है जिसका आप जीएस पेपर 2 से कवर कर सकते हो। वैसे तो क्वाड के बारे में आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है, बहुत बार इसको हम लोग कवर कर चुके हैं, लेकिन क्वाड की जो अभी लेटेस्ट मीटिंग हुई है, फर्स्ट टाइम पिछले मतलब 1 साल भर से मीटिंग नहीं हुई थी, वर्चुअल मीटिंग हो रही थी, फिजिकल मीटिंग नहीं हो रही थी। तो इसका क्या क्या आउटकम निकला है, क्या क्या हम लोगों ने वहां पे अग्रीमेंट करके आए हैं हम लोग, और इंडिया का ओवरऑल इसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, इसके बारे में देखेंगे फ्रॉम यूर जीएस पेपर 2 सेक्शन। अगली जो न्यूज करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी आउट द मैराथन मंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। इसके बारे में हम लोग पहले से ही जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने कुछ नए नामों को प्रपोज किया है, तो इसके बारे में हल्का सा आपको रिवाइज कराऊंगा, अदरवाइज टॉपिक आपको पहले से पता ही है। अगला करने वाले हैं ओसीआई कैंडिडेट्स कैन अपीयर इन द जनरल कैटेगरी। देखिए, अभी नीट का एग्जाम होने वाले हैं, इसके लिए सरकार ने कुछ नोटिफिकेशन इशू किया था ओसीआई कैंडिडेट्स के लिए। तो ओसीआई क्या होता है, इस कैंडिडेट का क्या रोल है और सरकार ने क्या नोटिफिकेशन इशू किया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज गोइंग टू अबाउट द करंट अकाउंट सरप्लस स्लाइड्स टू 6.5 बिलियन इन Q1। क्वार्टर मतलब मंथ का मतलब होता है पहले 3 महीने। जैसे हमारा अप्रैल से शुरू होता है ना, अप्रैल मई और जून, इसे फर्स्ट क्वार्टर कहा जाता है। जुलाई अगस्त और सितंबर इसे सेकंड क्वार्टर कहा जाता है। तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो इसमें इंडिया का करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो बड़ा है। अब ये करंट अकाउंट सरप्लस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैं बेसिक पॉइंट बताऊंगा। अगली न्यूज रहने वाली है दैट इज गोइंग टू अबाउट द इंडिया ऑस्ट्रेलिया कंक्लूड अ फ्री ट्रेड पैक्ट। ये फ्री ट्रेड पैक्ट क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इसको क्यों करना चाहते हैं, इंडिया ने पहले भी किस किस कंट्री के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बेसिक सी चीजें बताऊंगा। अगला टॉपिक रहने वाला है दैट इज गोइंग टू अबाउट द कोर सेक्टर ग्रू 11.6% इन अगस्त। तो इंडिया में कोर सेक्टर क्या है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के अंदर होती हैं, इसका रेलेवेंस क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। तो कहने का मतलब यह है कि मोस्टली जो आज के टॉपिक होने वाले हैं ऑलरेडी हम उनको कर चुके हैं, कोई ऐसा नया टॉपिक नहीं है आउट ऑफ द ब्लू। लेकिन थोड़ा सा रिवीजन हम लोग कर लेंगे तो डेफिनेटली देखिए, रिवीजन इज द की ना, हमेशा हम बोलते हैं यूपीएससी के एग्जाम में नया टॉपिक करने के बजाय अगर आप पुराने टॉपिक को ज्यादा बार बार रिवाइज करोगे ना तो आपकी एफिशिएंसी ज्यादा इंक्रीज होती है। रिवीजन इज द की। किसी भी टॉपिक का आप इंटरव्यू सुन लीजिए, हमेशा वो एक ही बात बोलते हैं कि रिवीजन इज द की, रिवीजन करो रिवीजन करो रिवीजन करो। तो हम भी आज आपको बोल देते हैं कि रिवीजन करो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहली न्यूज से। पहली न्यूज है भवानीपुर बाई इलेक्शन सीज लो वोटर टर्नआउट। वो लोअर टर्नआउट का मतलब यह है कि बहुत कम लोग वहां पे वोट करने आए थे। देखिए, इससे पहले ममता बनर्जी इलेक्शन हार गई थी नंदीग्राम से, है ना। नंदीग्राम से जो बीजेपी के जो लीडर थे वो वहां से जीत गए थे। हालांकि उसके बाद बहुत सारा वायलेंस एंड ऑल दैट, लेकिन आपको ये पता है कि एक सीएम के कुर्सी के ऊपर, इवन पीएम की कुर्सी के ऊपर भी कोई आदमी 6 महीने तक रह सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद भी अगर वो किसी सीट से इलेक्ट होके नहीं आता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। मतलब 6 महीने तक आप पीएम की कुर्सी पे और सीएम की कुर्सी पर रह सकते हो। तो ममता बनर्जी को भी 6 महीने होने वाले हैं, तो इसीलिए बाई इलेक्शन करवाना जरूरी है। तो अभी ये इलेक्शन कहां से कर रही हैं, भवानीपुर से कर रही हैं। अगर वो भवानीपुर से इलेक्शन जीत जाती हैं तो सीएम पद को कंटिन्यू करेंगी, अदरवाइज उनको सीएम की पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। तो ये बाई इलेक्शन क्या होते हैं, क्या वो सिर्फ इसी केस में होते हैं, दूसरे केस में भी हो सकते हैं। देखिए, बाई इलेक्शन एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज हमारे यहाँ पे, क्योंकि इस तरह की चीजें दूसरी कंट्रीज में बहुत कम देखी जाती हैं। बाई इलेक्शन किसी डेफिनेट पर्पस के लिए किया जाता है और उस पर्पस का उसका क्या पर्पस होता है, टू फिल द पॉलिटिकल ऑफिस दैट हैज बीन वेकेंट। अगर कोई पॉलिटिकल ऑफिस वेकेंट हो जाता है, उसको भरने के लिए हम लोग बाई इलेक्शन का यूज करते हैं। कई तरीके से वो वेकेंट हो सकता है, या तो किसी लीडर की एकदम से डेथ हो गई हो, अनटाइमली डेथ जिसको बोलते हैं, या उसको क्रिमिनल कन्विक्शन हो गया हो, कोर्ट में केस उसके अगेंस्ट में चल रहा हो, उसको पनिशमेंट हो गई हो, भाई साहब वो जेल में चले गए हों, उस केस में भी वो सीट वेकेंट हो सकती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल जो एक्ट है इंडिया का, उसके तहत कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो पीएम का कैंडिडेट हो, चाहे वो मतलब एमपी और एमएलए के जो इलेक्शन है, आप 2 सीटों पे लड़ सकते हो, मतलब एक से ज्यादा सीटों पे आप लड़ सकते हो।
ठीक है। लेकिन जैसे मान लो मोदी जी हैं, वो 2 जगह से जीत लड़े थे, गांधीनगर से आई गेस, मुझे याद नहीं, लेकिन दूसरा बनारस से लड़े थे। तो दोनों जगह पे सीट गए थे, जीत गए थे ना। तो पहली जो उन्होंने गुजरात में सीट जीती थी, उनको वेकेंट करना पड़ा, उसको छोड़ना पड़ा। क्योंकि आप सिर्फ देखिए, आप 2 सीटों से लड़ सकते हो, आप 2 सीटों से जीत सकते हो, लेकिन आप सिर्फ एक ही सीट से पे रह सकते हो। तो डेफिनेटली दूसरी सीट से आपको रिजाइन करना पड़ेगा। तो दूसरी सीट पे रिजाइन उन्होंने कर दिया था, तो वो सीट में वेकेट हो गई थी, वहां पे भी बाई इलेक्शंस हुए थे। तो ये चीज हो गई। लेकिन ममता बनर्जी तो 2 सीट से नहीं लड़ी थी, एक ही सीट से लड़ी थी, नंदीग्राम से, और वहां से हार गई। इसीलिए जो भवानीपुर की सीट है उसको खाली करवाया गया इनके लिए, ताकि वो यहां से दोबारा इलेक्शन लड़ सकें। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीजें यहाँ पे होती हैं। उसके अलावा जैसे कोई मेंबर होता है, अगर वो अपनी सीट को जानबूझ के छोड़ देता है, जैसे मान लो अब ये समझिए कि कुछ गुजरात के अंदर 11 कांग्रेस के एमपी एमएलएज ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। तो डेफिनेटली जब इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी, तो और इन्होंने सीट किसकी सीट पे लड़ी थी, टिकट पे लड़ी थी, वो कांग्रेस की टिकट पे लड़ी थी। लेकिन किसको ज्वाइन कर लिया, बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। इसका मतलब इनको भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो वहां पे भी बाई इलेक्शन होते हैं। मतलब जब आप अपनी अलीजियंस, मतलब अपनी अलीजियंस को क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब जब किसी और के लॉयल हो जाते हो, अपनी पार्टी को छोड़ देते हो, तो उस केस में भी आपको वो करना पड़ता है। या फिर कोई एमपी होता है, वो एमएलए बन जाता है। जैसे 2011 के जब इलेक्शन हुए थे, उस टाइम पे ममता बनर्जी वो एमपी हुआ करती थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन जब वो वहां पे इलेक्शन लड़े गए, तो उन्होंने, क्योंकि एमएलए बनना चाहिए सीएम के लिए, तो उन्होंने अपना एमपी का पद छोड़ दिया। तो एमपी के पद के लिए भी बाद में बाई इलेक्शंस करवाए गए थे। तो कुछ कुछ सिनेरियो में जो है बाई इलेक्शंस होते हैं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इलेक्शंस और पॉलिटिकल पार्टीज लक्ष्मीकांत के अंदर बहुत शानदार टॉपिक है, वो अलग से चैप्टर दिए हुए हैं। तो आई रिकमेंड कि आप वो जाके जरूर पढ़ें। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो सोल अथॉरिटी होती है, जो ये डिसाइड करती है कि इलेक्शन कब होगा, क्यों होगा, क्या प्रोसीजर होगा। इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया इज द सोल अथॉरिटी। कोर्ट वोट इसमें कुछ करता नहीं है। तो आर्टिकल 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड करता है पावर, उसके सुपरिटेंडेंट्स के लिए, डायरेक्शन के लिए और कंट्रोल के लिए। देखिए अभी मध्य प्रदेश में इलेक्शन होने थे, बाई इलेक्शंस, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि अभी नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन एंड ऑल दैट। तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए, उन्होंने कहा, हाई कोर्ट में चले गए, सॉरी, उन्होंने कहा कि सर आप इलेक्शन कमीशन को बोलिए। हाई कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि इलेक्शन करवाने वाला पूरा प्रोसीजर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में है, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को कुछ पावर्स यहां पे देता है। कौन कौन सी पावर देता है, नोट्स में आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है, आप एक एक पॉइंट को यहां पे पढ़ सकते हो। वैसे भी लक्ष्मीकांत के अंदर सब कुछ दिया हुआ है, वहां से भी जाके कर सकते हो सकता है 2-3-4 एक्स्ट्रा पॉइंट आपको यहां पे मिले, तो उसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, है ना। ऐसे तो आपके नोट्स बनते हैं। चलिए अगली न्यूज आती है, वो आती है सुप्रीम कोर्ट से, कोलेजियम से आती है। ये भी रिपीटेड न्यूज है, पास्ट में हम इसको कई बार कर चुके हैं। देखिए मैराथन मंथ फॉर द सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम। मैराथन मंथ का कहने का मतलब ये है कि सितंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ना एकदम लाइक स्टीरॉयड के ऊपर है। स्टीरॉयड इन द सेंस के धड़ाधड़ वैकेंसी फिल कर रहा है। देखिए कल हम लोगों ने एडिटोरियल किया था, है ना, उसमें हम लोगों ने आपको क्या बताया था कि जो पेंडेंसी है केसेस की हमारे सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, ये इतनी ज्यादा क्यों है। इसका एक प्राइमरी रीजन होता है वैकेंसी। भैया हमारे कोर्ट में वैकेंसी इतनी ज्यादा है, अब सोचने की बात है, जब आपके कोर्ट में जज ही नहीं होंगे तो फैसला कौन सुनाएगा, पेंडेंसी तो होगी ही। और ये वैकेंसी को फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हाथ में होती है। तो आप सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। भैया पहले नाम रिकमेंड तो कीजिए, सरकार उसको क्लियर करेगी या नहीं करेगी वो तो सेकेंडरी मैटर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर लिया है कि वो अभी वैकेंसी फुलफिल करने वाली है, इसलिए वो धड़ल्ले से जो है वैकेंसी पे वैकेंसी फुलफिल करे जा रही है, नामों को रिकमेंड कर रही है। पहले उन्होंने पता आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर 9 नामों को रिकमेंड किया, उसके बाद 68 नामों को क्लियर किया हाई कोर्ट्स के अंदर, अभी दोबारा से उन्होंने जो है 26-28 नामों को क्लियर किया है। ठीक है, और अभी दोबारा से अगेन जो है 16 जुडिशियल ऑफिसर्स को उन्होंने रिकमेंड किया है और इनके नामों को सरकार के पास भेजा है। बेसिकली 4 हाई कोर्ट हैं हमारे, हरियाणा, गुजरात, उड़ीसा और बॉम्बे। यहाँ के हाई कोर्ट में जजेस को अपॉइंटमेंट को लेकर इन्होंने कुछ नामों को रिकमेंड किया है। ठीक है, यही थोड़ा सा न्यूज था। कोलेजियम सिस्टम के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। कोलेजियम सिस्टम होता है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एक सुप्रीम कोर्ट के हमारे सीजेआई होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। इनके अंदर जब कंसेंसस होता है तभी कोई डिसीजन लिया जाता है। कंसेंसस का मतलब ये है कि कम से कम 3 लोगों को अपना डिसीजन मानना पड़ेगा, तभी उसको हम लोग नाम फॉरवर्ड कर सकते हैं, अदर नाम फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक, काफी टाइम से कोलेजियम रिकमेंड नहीं कर रहा था क्योंकि वहां पे एक जज थे हमारे, वो नाम क्लियर नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी जो है कंसेंसस बन रहा है, तो ये नाम धड़ल्ले से
कर रहे हैं। किस लिए होता है कोलेजियम सिस्टम? एक तो होता है आपके जो हाई कोर्ट्स के जज जो सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट होके आते हैं, या फिर जो आपके एडवोकेट होते हैं सीनियर एडवोकेट, उनको जब सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जाता है, या फिर किसी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है, इन सारी चीजों के लिए कोलेजियम सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, चलिए जी, रिपीटेड आर्टिकल था ज्यादा, इसलिए मैंने ज्यादा फोकस किया नहीं उसके ऊपर। अगली जो न्यूज आती है होती है नीट से आती है। देखिए नीट के बारे में बात नहीं करेंगे, ऑलरेडी आपको पता है नीट का एग्जाम क्यों होता है, क्या होता है, तमिलनाडु के अंदर क्या कंट्रोवर्सी चल रही है। तमिलनाडु ने एक बोर्ड बनाया था, उस बोर्ड ने कहा है कि जब से नीट इंट्रोड्यूस हुआ है तब से तमिलनाडु के जो सरकारी स्कूलों के बच्चे थे उनका नीट के अंदर परसेंटेज घटा है। नीट से किसको बेनिफिट मिलता है? जो अमीर लोग हैं, जो कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो नीट के थ्रू एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा तमिलनाडु के पैनल ने कहा था। हालांकि तमिलनाडु के उस पैनल के अगेंस्ट में भी आर्गुमेंट आए थे बहुत सारे, जो शायद हम लोगों ने उसमें एडिटोरियल किया भी है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पे मैटर बिल्कुल नया है। मैटर नया क्या है? देखिए नीट के एग्जाम में जो हमारे ओसीआई होते हैं, मतलब ओसीआई कार्ड जो होल्डर होते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, वो भी नीट का एग्जाम दे सकते हैं। हमारे मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में कुछ सीट्स जो हैं वो एनआरआई के लिए भी रिजर्व होती हैं, लेकिन एनआरआई जो एडमिशन लेते हैं वहां पे उनको ज्यादा फीस पे करनी पड़ती है। लेकिन जो ओसीआई होते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको एनआरआई के बराबर फीस नहीं पे करनी पड़ती है, उनको इंडियन सिटीजन के बराबर ही फीस पे करनी पड़ती है। तो आप चीजों को समझिए। तो सरकार ने क्या किया, अभी एक नोटिफिकेशन इशू किया, और उस नोटिफिकेशन में सरकार ने यह कहा कि ओसीआई जो कैंडिडेट हैं उनको भी एनआरआई के जैसे ट्रीट किया जाएगा फॉर द कॉलेज एडमिशन फॉर द नीट एग्जाम। अब हुआ क्या? हुआ ये कि कुछ ओसीआई जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट थे, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि देखिए सर, ऐसा मत कीजिए, हमारे साथ ये भेदभाव हो रहा है, हम लोग ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, हम अपने आप को एक तरह का सिटीजन ही मानते हैं इंडिया का। तो जो नीट का अंडर ग्रेजुएट का 2021 का एग्जाम होने वाला है, आप हमें एज अ जनरल कैटेगरी ही ट्रीट कीजिए जैसा पहले किया जाता था। क्योंकि इतना शॉर्ट पीरियड पे, देखिए बच्चा ना साल 2-2 साल से तैयारी करता है नीट के लिए, तो जो ओसीआई के स्टूडेंट है तो 2-2 साल से तैयारी कर रहे होंगे बेचारे। तो सरकार ने अचानक से इनको बोल दिया कि देखो आज के बाद तुम्हें एनआरआई ट्रीट किया जाएगा, मतलब आपकी फीस हम लोग आपसे ज्यादा लेंगे। तो ये भी यार एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन ही है ना। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को साफ साफ कह दिया है कि इस बार मतलब 2021 वाला जो नीट है, इसमें ओसीआई वाले बच्चे पहले की तरह एग्जाम देंगे। आप उनको शॉर्ट नोटिस पे नहीं कह सकते कि आप जो है एनआरआई हो गए हो, सीधी सी बात है। तो वो आप उनको एक्सप्लोट नहीं कर सकते। सरकार का क्या आर्गुमेंट है? सरकार का कहना है कि जो ओसीआई बच्चे होते हैं, जो मेडिकल सीट्स में एडमिशन लेते हैं, 99.9999% बच्चे इनमें से इंडिया में एमबीबीएस करने के बाद, डॉक्टरी करने के बाद विदेशों में शिफ्ट हो जाते हैं, तो इंडियन सोसाइटी को वो सर्व करते नहीं है। अरे भैया, जब आप इंडियन सोसाइटी को सर्व ही नहीं करते हो तो क्या फायदा है आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देने का? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपका ये आर्गुमेंट वैलिड है तो आपको एडवांस में बताना चाहिए था। अब इतने मौके पे क्यों बोल रहे हो भैया, एग्जाम के थोड़े से टाइम रह गए? तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन है। तो 2021 के लिए तो उनको एज अ जनरल कैटेगरी ही यूज किया जाएगा। यहाँ पे कोई SC SC कोटा नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ जनरल कैटेगरी ही होता है। तो ये थोड़ा सा मुद्दा यहाँ पे था। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि एनआरआई क्या होता है और ओसीआई क्या होता है। ठीक है, एनआरआई वो आदमी होता है जो एक साल में लगभग 182 डेज आउट ऑफ इंडिया स्पेंड करता है, बाहरी वो समय बिता रहा है, उसको बोलते हैं एनआरआई। अगर वो 182 से ज्यादा दिन इंडिया में अगर वो रहता है तो उसको कहते हैं इंडियन सिटीजन। ठीक है, एनआरआई का मतलब ये होता है कि उसने वॉलंटरली अपनी मर्जी से इंडिया के सिटीजनशिप को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर ली है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ आप एक ही कंट्री के सिटीजन हो सकते हो। लेकिन एनआरआई के पास वोटिंग पावर होती है। यस, इंडियन इलेक्शंस में एनआरआई वोटिंग कर सकता है, लेकिन वो कोई भी एग्रीकल्चर लैंड परचेज नहीं कर सकता इंडियन टेरिटरी में। ये भी कुछ रूल है, हालांकि बहुत सारे रूल हैं, लेकिन सभी को तो हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए आपको लक्ष्मीकांत का जो शुरू वाला जो चैप्टर्स हैं सिटीजनशिप वाले, वो आपको पढ़ने चाहिए। उसमें आपको प्रॉपर PIO कौन होते हैं, OCI कौन होते हैं, NRI कौन होते हैं, उसमें डिटेल में अच्छे से आपको बता रखा है। OCI कौन होता है? OCI बेसिकली वो लोग होते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं। इनके दादा परदादा जो है, माता पिता, वो इंडियन हुआ करते थे, बाद में इंडिया को छोड़ के बाहर चले गए थे, और उनके बच्चों को आप OCI कार्ड जो है वो डिक्लेयर करते हो। मतलब इंडिया चाहता है कि वो अपने जो रूट्स हैं इंडिया में उसको ना भूलें, और इंडिया के साथ उनकी जो है फेथफुलनेस बनी रहे। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट।
हालांकि उसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि जो लोग बांग्लादेश या पाकिस्तान वगैरह से गए हैं उनको हम लोग नहीं मानते हैं, दूसरों को मानते हैं। ठीक है, वो एक अलग से चैप्टर है, आप लक्ष्मीकांत में इसको पढ़ सकते हो। तो ओसीआई जो है, ओसीआई इंडियन सिटीजन बिल्कुल भी नहीं होता है। इंडियन गवर्नमेंट उसको एक कार्ड प्रोवाइड करवाता है और इस कार्ड के थ्रू उसको लाइफ टाइम एक एक्सेस दिया जाता है कि वो इंडिया में आए, जब भी मर्जी आए आराम से रह सकता है, खा पी सकता है, मौज कर सकता है, बिजनेस एक्टिविटी भी कर सकता है। लेकिन वो एग्रीकल्चर लैंड परचेज नहीं कर सकता, जस्ट लाइक एनआरआई। और वो इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको अलाउड नहीं है। एनआरआई को अलाउड है लेकिन ओसीआई को अलाउड नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहां पे देनी थी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक क्या कहता है? करंट अकाउंट सरप्लस। एक होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। सरप्लस का मतलब होता है जब आपके पास पैसा, आपको जब लेनदारी ज्यादा होती है, देनदारी कम होती है, दैट इज द मीनिंग ऑफ सरप्लस। डेफिसिट का मतलब होता है व्हेन यू टू रीपे मोर एंड यू आर एक्सेप्टिंग लेस, दैट इज द मीनिंग ऑफ डेफिसिट। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया का अभी बड़ा है। देखिए, इकोनॉमी का बिल्कुल बेसिक सा एक टॉपिक होता है जिसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन ऑफ इंडिया विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए, कोई भी कंट्री अपने आप में इंडिपेंडेंट तो नहीं है, तो हम दूसरी कंट्री के साथ बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो जो भी ट्रांजैक्शन हम दूसरी कंट्री के साथ करते हैं उसको कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट दो तरह का होता है। एक होता है हमारे पास कैपिटल अकाउंट होता है, एक होता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिससे आपका एसेट जनरेट होता है, जैसे आपने किसी से लोन लिया या किसी को लोन दिया, कहीं पे इन्वेस्टमेंट की, वो कैपिटल अकाउंट होता है। एक होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में हम लोग डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस करते हैं, उसे करंट अकाउंट कहते हैं। करंट अकाउंट के जैसे अंदर आपका आता है इंपोर्ट, आता है एक्सपोर्ट, आता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो आपने अब्रोड में कर रखी है, जैसे इंडिया ने मान लो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंडिया को रिवेन्यू होता है ना, डिविडेंड मिलता है, तो उसको भी करंट अकाउंट के अंदर मानते हो, क्योंकि डिविडेंड आपका मंथली होता है, डेली बेसिस पे होता है। उसके अलावा जो फॉरेन होल्डर्स होते हैं, जो इंडिया में मान लो किसी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उसको जो प्रॉफिट मिलता है तो उसको अपनी कंट्री में लेके चला जाता है, वो भी करंट अकाउंट का ही पार्ट होता है। और बहुत सारे इंडियंस वो बाहर रहते हैं इंडिया से, जो इंडिया में रेमिटेंस भेजते हैं, जैसे केरला वगैरह से बहुत सारी नर्सिस वगैरह, बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट में काम करने के लिए जाते हैं, इंडिया में वो पैसा भेजते हैं, उसको रेमिटेंस कहा जाता है। गुजरात से बहुत सारे लोग और पंजाब से, हरियाणा से बहुत सारे लोग विदेशों में सेटल हो गए हैं, तो इंडिया में वो अपनी फैमिली को पैसा भेजते हैं, जिसे कहा जाता है रेमिटेंस। इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस मिलता है, बेसिकली इंडिया को दुनिया में सबसे ज्यादा, तो ये भी आपके करंट अकाउंट का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव करंट अकाउंट भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव को बोलते हैं डेफिसिट, पॉजिटिव को बोलते हैं सरप्लस। ठीक है, पॉजिटिव करंट अकाउंट का मतलब यह होता है कि इसमें नेशन इज अ नेट लेंडर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और डेफिसिट का मतलब होता है कंट्री इज नॉट द नेट लेंडर बट द नेट रिसीवर। ठीक है, मतलब देनदारी आपकी ज्यादा हो जाती है डेफिसिट वाले मामले में। तो इंडिया में, तो इसीलिए न्यूज में था, इंडिया में जो है हमारा अभी फर्स्ट क्वार्टर में, यानी कि अप्रैल, मई और जून के महीने में हमारा सरप्लस तो है, लेकिन वो सरप्लस थोड़ा सा कम हो गया है, थोड़ा सा कम हो गया है। पिछले साल हमारा इसी महीने में, मतलब अप्रैल, मई, जून में हमारा सरप्लस 19.1 बिलियन था, लेकिन इस बार हमारा सरप्लस सिर्फ 6.5 बिलियन रह गया है। अब ये सरप्लस होता क्यों है? देखिए, करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। तो हुआ क्या, जब पिछले क्वार्टर में, पिछले साल में इंडिया का एक्सपोर्ट ज्यादा था और इंडिया का इंपोर्ट कम था, जिसकी वजह से हमारा सरप्लस ज्यादा हो गया था। इस बार क्योंकि इकोनॉमी थोड़ा सा ओपन होना शुरू हो गई है, तो हमारा इंपोर्ट भी इंक्रीज होना शुरू हो गया है। तो बिकॉज इंपोर्ट इंक्रीज होना शुरू हो गया, तो इसलिए हमारा सरप्लस थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक है, क्योंकि देखिए वो इन्होंने साफ साफ लिख दिया कि ट्रेड डेफिसिट में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ना। जो सर्विस रिसीट वगैरह हम लोगों ने रिसीट की हैं, सॉफ्टवेयर एंड ऑल दैट, वो इंक्रीज हुआ इंडिया का, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एक्सपोर्ट एंड ऑल दैट। प्राइवेट ट्रांसफर भी इंडिया का थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से इंडिया सरप्लस में अभी चल रहा है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट इज अ सेपरेट थिंग, उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल। ठीक है, चलिए, अगली जो न्यूज आती है वो आती है ऑस्ट्रेलिया से और इंडिया से। कहने का मतलब यह है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अपनी रिश्तेदारी, अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। दोस्ती का मतलब होता है हाय हेलो, दूर से अपने आपके अच्छे रिलेशन होते हैं, आप मिलते जुलते हो, चाय चाय समोसा खाता पीते हो। लेकिन रिश्तेदारी का मतलब होता है कि जब आप एक्टिवली एंगेज होते हो, या तो आप डिफेंस सेक्टर में एंगेज होते हो या फिर आप इकोनॉमी में एंगेज होते हो, उसको बोलते हैं रिश्तेदारी। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, देखिए हमारा कंसर्न सेम है, हम दोनों कंट्री चाहते हैं कि हम इंडो पैसिफिक में जो नेविगेशन होता है, जो ट्रेड होती है, वो पीसफुल हो।
इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पे सेटल डाउन भी हो गए हैं ना, वो सारी की सारी चीज़ें। मेरी फैमिली में 3-4 लोग ऑस्ट्रेलिया में जाके सेटल डाउन हो गए हैं, और भी अपने आसपास आप देखोगे तो बहुत सारे लोग। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है वो एक स्टेप आगे लेके जाना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं बाय द एंड ऑफ 2022। अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, इसके नाम से ही पता चलता है। अगर किसी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हो, इसका मतलब जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं आप उनको शैटर कर देते हो, ट्रेड बैरियर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हो। ट्रेड बैरियर भी दो तरह का हो सकता है, एक होता है टैरिफ ट्रेड बैरियर, एक होता है नॉन टैरिफ। ठीक है, टैरिफ ट्रेड बैरियर का मतलब होता है टैक्स। जैसे मान लो किसी कंट्री से आप कोई चीज को इंपोर्ट करते हो और उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा देते हो, तो इंपोर्ट ड्यूटी भी एक तरह का बैरियर होता है ना। आप इंपोर्ट ड्यूटी को हटा देते हो तो बैरियर को हटा देते हो, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी हटाने से वो सामान सस्ता हो जाता है और वो कंट्री आपके साथ ज्यादा ट्रेड कर सकता है। तो ये जो इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी होता है ना, ये भी एक तरह का बैरियर होता है। तो एक तो आप जब किसी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करोगे तो ये हटा दोगे। दूसरा चीज होता है नॉन टैरिफ। नॉन टैरिफ मतलब होता है कि जैसे कुछ रेगुलेटरी लॉज होते हैं कि भैया कौन सा सामान आना चाहिए, कौन सा सामान नहीं आना चाहिए, कितना कितना क्वांटिटी में आना चाहिए, उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ये भी एक तरह के बैरियर ही होते हैं। ये टैक्स वाले बैरियर नहीं होते हैं, टैरिफ वाले नहीं होते हैं, लेकिन स्टिल दीज आर आल्सो बैरियर्स। लेकिन किसी कंट्री के साथ अगर आप एफटीए करते हो तो आप टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को ऑलमोस्ट खत्म कर देते हो। तो इंडिया चाहता है ऑस्ट्रेलिया के साथ कि हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें, ताकि हम लोग अच्छे से ट्रेड कर सके, सर्विसेज वगैरह में हम लोग पार्टिसिपेट कर सके। तो अपनी एंगेजमेंट को हम लोग बेसिकली एक स्टेप आगे लेके जाना चाहते हैं फॉर द फ्यूचर एंगेजमेंट। ठीक है, दैट इज द थिंग। इंडिया ने अभी कई सारी कंट्री के साथ, जैसे जापान के साथ, श्रीलंका के साथ, जिसको बोलते हैं, ठीक है, उनके साथ, जापान के साथ कर रखा है। एशियन कंट्री के साथ भी हम लोगों ने कर रखा है, और भी कई कंट्री के साथ हम लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है। यूरोपियन यूनियन के साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं, यूएसए के साथ भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। खैर अभी तक इसमें कोई कंक्लूजन नहीं निकला है, बट ठीक है, क्योंकि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करने अपने आप में बहुत बड़ा अग्रीमेंट होता है, इतनी आसान नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगली जो न्यूज आती है वो आती है हमारे कोर सेक्टर से। ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कोर सेक्टर क्या होता है। देखिए कोर का मतलब क्या होता है, कोर का मतलब होता है जो आपके बिल्कुल फाउंडेशन होती है, जो सेंटर में होता है, जो आपकी पूरी इकोनॉमी को एक बेस प्रोवाइड करवाता है, उसे कहते हैं कोर सेक्टर। कोर सेक्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, स्टील। इंडिया में 8 इंडस्ट्री को कोर सेक्टर माना गया है, रिफाइनरी, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर। देखिए वेटेज के हिसाब से नहीं है, वेटेज के अकॉर्डिंग नहीं है ये। ठीक है, बस ये नाम मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको वेटेज के हिसाब से करना है तो थोड़ा आप गूगल करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि इसका वेट सबसे ज्यादा, क्योंकि एग्जाम में कई बार एग्जाम में आपसे कुछ पूछ सकता है क्वेश्चन, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो वो आपका काम है। तो इंडिया में क्या है न्यूज, इसलिए आपके न्यूज में है कि इंडिया में कोर सेक्टर की आउटपुट जो है वो सेकंड स्ट्रेट मंथ इंक्रीज हुआ है अगस्त के महीने में भी। देखिए हम यहाँ पे मंथ की बात कर रहे हैं, क्वार्टर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोर सेक्टर को लेके जो इंडेक्स हम लोग रिलीज करते हैं, ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये हर मंथ रिलीज होता है, क्वार्टरली रिलीज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे मंथ की बात की गई है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वो हर मंथ रिलीज होता है, नोट द क्वार्टरली। और इसको कौन रिलीज करता है, इसे करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये इस इंडेक्स को रिलीज करते हैं, दैट यू शुड ऑल्सो नो। ठीक है, स्पेशली स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री ने काफी अच्छा ग्रो किया है पिछले महीने में, इसीलिए ये इंडेक्स हमारा थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पे आ गया है। सो दैट वाज द ओनली पर्पस ऑफ माइन कि आपको मैं बताऊं थोड़ा कोर इंडस्ट्री क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है। अदरवाइज इट्स अ वेरी वेरी ब्रॉड टॉपिक, उसको हम लोग कभी बाद में करेंगे। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ दिस आर्टिकल दिस मच इन्फॉर्मेशन इज सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अगली जो न्यूज आती है वो आती है हमारी एडिटोरियल को लेके, क्वाड को लेके फिर से न्यूज आई है। क्वाड एक इतना ज्यादा हम लोगों ने कर लिया है, पता नहीं पूरी दुनिया क्वाड के पीछे क्यों पागल हो गई है। टू बी ऑनेस्ट मुझे पर्सनली नहीं लगता कि क्वाड ये कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, टू बी ऑनेस्ट। क्यों? क्योंकि क्वाड पहली बात तो कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना, क्वाड का कोई मैंडेट नहीं है, क्वाड का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। क्वाड इज जस्ट अ मीटिंग ऑफ फ्यू लीडर्स। वो मिलते हैं, दूध पीते हैं, चाय खाना पाते हैं, समोसा खाते हैं और बातचीत करके निकल जाते हैं। कोई कंक्रीट चीज नहीं है क्वाड, क्योंकि मोस्टली इन कंट्री के साथ इंडिया बायलेटरल रिलेशनशिप रखता है। क्वाड कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो आप कह सको इसका प्रॉपर मैंडेट होता है, प्रॉपर इसका एम है, ऑब्जेक्टिव है। हर कंट्री, जो भी 4 कंट्री क्वाड के अंदर हैं, वो अपना अपना ऑब्जेक्टिव मानते हैं, क्योंकि अभी हम लोग ने क्वाड के लिए कोई जॉइंट ऑब्जेक्टिव तो निकाला नहीं है। मिस्टर बाइडेन यानी कि अमेरिका का कहना है कि हम लोगों ने क्वाड इसलिए बनाया है बिकॉज ऑफ द कॉमन विजन एंड डेमोक्रेसी। इंडिया का विजन अलग है। इंडिया चाहता है कि दिस शुड बी यूज्ड फॉर द ग्लोबल गुड।
ऑस्ट्रेलिया का विजन अलग है। ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि देयर शुड बी फ्री इंडो पैसिफिक रीजन। जापान भी चाहता है कि देयर शुड बी फ्री इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडिया जो है इसको एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन नहीं समझता है। अभी भी 2-3 दिन पहले भी इंडिया का बयान आया था कि क्वाड कोई डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्वाड इज जस्ट इनफॉर्मल। इनफॉर्मल कह रहा हूं मैं, फॉर्मल नहीं कह रहा हूं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्यू लीडर्स वेयर दे मीट, दे डिस्कस एंड दे टॉक अबाउट द फ्यूचर, दैट्स इट। अमेरिका का कहना है, देखिए अमेरिका का टारगेट है चाइना। अमेरिका कहता है कि ये चारों कंट्री हैं, चारों के अंदर डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, तो हम लोग चाइना को काउंटर करेंगे। इंडिया कहता है कि क्वाड का हमारा कोई मतलब नहीं है चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि अभी तक क्वाड का कोई भी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो क्वाड में अभी ये न्यूज में क्यों है, न्यूज में इसीलिए है कि पहली बार पिछले 1 साल भर से तो वर्चुअल मीटिंग ही हो रही थी। तो अभी मोदी जी जब वहां पे गए तो ये चारों लीडर आप देख सकते हो, इन्होंने वहां पे फिजिकल मीटिंग किया काफी समय के बाद। तो ये कुछ इन्होंने कुछ अग्रीमेंट भी किए, कुछ कुछ नए मुद्दों पर बात की। जैसे इन्होंने बात किया इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, बात किया साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, स्पेस के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप के ऊपर इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है हमेशा से ही होता ही है। ठीक है, उसके अलावा जो G7, ये जो आपने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जो है B3W, ये भी काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। पिछले दिनों जब G7 की मीटिंग हुई थी तो इन्होंने क्या किया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है उसको काउंटर करने के लिए एक बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड एक प्रोजेक्ट बनाया था, जिसमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड टू काउंटर द प्रोजेक्ट्स ऑफ चाइना। तो G7 के का ये जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट है, इंडिया का जो ये हमारा जो क्वाड है उसके साथ अलाइन करने की बात हुई है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव आउटकम है। अगर ये प्रॉपर तरीके से काम करता है, इंडिया इसमें एक एक्टिव पार्टनर बनता है, तो इंडिया के लिए एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसके अलावा डिजिटल कनेक्टिविटी के ऊपर हम लोगों ने बात किया, क्लाइमेट के ऊपर बात किया, हेल्थ सिक्योरिटी एंड ऑल दैट, वो सारी की सारी हम लोगों ने बात की। सिर्फ बात ही नहीं की, थोड़ा सा कंक्रीट भी हम लोगों ने यहाँ पे इस बार स्टेप लिए हैं। जैसे साइबर सिक्योरिटी के मामले हम लोग क्या करने वाले हैं, एक कंबाइंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट हम लोग करने वाले हैं, जिसमें जो साइबर थ्रेट हमें होता है रशिया से या चाइना से, नॉर्थ कोरिया से, उसको हम लोग काउंटर कर सके। और हमारा जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया जैसे आपका रेलवे, आपका पोर्ट्स, आपका जो ब्रिजेस वगैरह होते हैं, जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, इनको क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। तो इनको आपने बेसिकली प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम एनी साइबर थ्रेट और साइबर अटैक। ठीक है, स्पेस के मामले भी हम लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग क्लाइमेट चेंज को मॉनिटर कर सकते हैं। देखिए पहले तो मॉनिटर करोगे ना, मॉनिटर करोगे तभी तो स्टेप लोगे, है ना। डिजास्टर रिस्पॉन्स आप प्रॉपर कर सकते हो, कहीं पे अगर साइक्लोन है, अर्थक्वेक है, फ्लड वगैरह आ गया है, तो उसको मॉनिटर कर सकते हो स्पेस का यूज करके, और प्रॉपर तरीके से तैयारियां कर सकते हो, राइट। ओशियंस का सस्टेनेबल यूज कर सकते हो, मरीन रिसोर्सेज का यूज कर सकते हो स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करके। और ये आपको पता है कि जापान हो, इंडिया और अमेरिका, ये तीनों कंट्री स्पेस में अपने आप में ही लीडर हैं। तो तीनों अगर स्पेस में कोलैबोरेट करेंगे तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा आउटकम यहाँ पे आ सकता है। एजुकेशन के मामले में भी हम लोगों ने एग्रीमेंट किया है कि कम से कम 100 ग्रेजुएट हम लोग अवार्ड प्रोग्राम हम लोगों ने चलाया है, जिसमें हर कंट्री से, चारों कंट्री से 25 स्कॉलर्स पार्टिसिपेट करेंगे। ये कोई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अग्रीमेंट नहीं है, फिलैंथ्रोपिक टाइप का है, प्राइवेट सेक्टर का है। कहने का मतलब यह है कि हर चारों कंट्री से 25-25 ग्रेजुएट या एक्सपर्ट्स जो है वो निकल के आएंगे, आपस में बातचीत करेंगे और एक बेटर फ्यूचर के लिए तैयारी करेंगे। इसका मतलब ये है। वैक्सीन को भी लेके हम लोगों ने बात की है। देखिए एक एम है कि 2022 के एंड तक 1.2 बिलियन डोज को डोनेट करना है टू पुअर कंट्री एंड द डेवलपिंग कंट्रीज। हालांकि अभी तक हम लोगों ने मेरे ख्याल से सिर्फ 80 मिलियन के लगभग ही डोनेट किया है। गोल थोड़ा सा बड़ा है, अभी तो बहुत सारा करना इसमें बाकी है। लेट्स सी क्या होता है 2022 तक। तो वैक्सीनेशन के बारे में भी इसमें बात की गई है। क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत सारी बातें की गई है कि 2050 तक हम लोगों को नेट जीरो अचीव करना है। देखिए ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान ये नेट जीरो पे अग्री हो गए हैं, लेकिन अभी भी इंडिया नेट जीरो के ऊपर अग्री नहीं हुआ है। ये आप सभी को पता है, क्योंकि देखिए ग्लासगो में जो मीटिंग होने वाली है अभी COP26, उसमें भी इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया है कि हम लोग अभी नेट जीरो डिक्लेयर नहीं करेंगे। यूएसए ने अपना नेट जीरो डिक्लेयर कर दिया है 2050, चाइना ने भी डिक्लेयर कर दिया है 2060। इंडिया इज वन ऑफ द मेजर कंट्री जिसने अभी तक अपना नेट जीरो नहीं बताया है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है नेट जीरो क्या है तो ब्रीफली आपको बता देता हूं। नेट जीरो का मतलब ये होता है कि जितना ज्यादा CO2 आप रिलीज करोगे एटमॉस्फेयर में, उतना ही ज्यादा CO2 का आप एब्जॉर्ब भी करोगे। मतलब नेट जीरो होना चाहिए।
प्लस माइनस करने के बाद, दैट इज द मीनिंग ऑफ द नेट जीरो। तो नेट जीरो मामले में क्वाड के दूसरे मेंबर के साथ इंडिया अग्री प्रॉपर तरीके से नहीं करता है। उसके अलावा इंडिया ने और क्या बातचीत की है, हम लोगों ने यहाँ पे क्वाड की जो शिपिंग टास्क फोर्स है उसको भी एक हम लोगों ने लॉन्च किया है, जिसके तहत जो शिप्स होते हैं जो पोल्यूशन करते हैं उसको कंट्रोल किया जाना है, ग्रीन टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज करेंगे एंड ऑल दैट। उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। 5G और 5G टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात की है, बिकॉज बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे चाइना वर्ल्ड लीडर है 5G के मामले में, चाइना को कैसे काउंटर करना है, 5G टेक्नोलॉजी का हम लोग फ्यूचर में कैसे यूज कर सकते हैं, एक ग्लोबल कोलैबोरेशन एंड ऑल दैट, उसके लिए यहाँ पे भी हम लोगों ने बात की है। इसके अलावा कुछ और दूसरे मुद्दे हैं जिसपे हम लोगों ने बात की है, जैसे ठीक है चलिए वो तो चीजें हो गई, यहां पे हम लोगों ने बात कर दिया। लेकिन अभी भी स्ट्रेटेजिक मामले में और डिफेंस मामले में, मैरीटाइम सिक्योरिटी मामले में क्वाड का कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं है। हालांकि दुनिया ऐसा सोचती है कि क्वाड को चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया है, लेकिन क्वाड का अभी तक कोई भी फॉर्मल तरीके से डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। ये कंट्री आपस में जो कोलैबोरेट करते हैं ना वो बायलेटरल एग्रीमेंट करते हैं रादर देन मल्टीलेटरल। 2+2 मिनिस्ट्रियल टॉक हम लोग करते हैं, जापान के साथ, यूएसए के साथ करते हैं, मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं, ओकस एक नया कोलैबोरेशन हुआ है। तो ये अलग अलग अग्रीमेंट करते हैं, अलग अलग कोलैबोरेशन करते हैं। क्वाड का एज सच कोई एक सिंगल फॉर्मल कोलैबोरेशन नहीं है, ईदर फॉर द सिक्योरिटी पर्पस और ईदर टू कंटेन चाइना और ईदर फॉर मैरिटाइम और डिफेंस स्ट्रेटेजी एंड ऑल दैट। वो बायलेटरल रिलेशन है, ठीक है वो आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा क्वाड कंट्रीज मानती हैं कि जो एशियन कंट्रीज हैं वो इंडो पैसिफिक में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, हार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। और ये एशियन के बारे में इंडिया का क्या रिलेशन है वो तो आपको पता ही है, इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी उनके साथ है, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं तो उनका रिलेशनशिप हमारे साथ वो एक अलग टॉपिक रहेगा एशियन वाला, ठीक है। अब इस पूरे मामले में इंडिया के लिए क्या गिव एंड टेक है, इंडिया को क्या इसमें बेनिफिट है। देखिए आपको पता है कि इंडिया जो है वो नाम को फॉलो करता आया है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो किसी भी बहुत बड़ी कुछ को छोड़ के जैसे G20 हो गया या फिर आपका UN हो गया, इंडिया किसी भी ग्रुपिंग का पार्ट अब तक नहीं रहा है, बिकॉज इंडिया बिलीव्स इन न्यूट्रलिटी। इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी ब्लॉक, इधर सोवियत ब्लॉक और अमेरिकन ब्लॉक और चाइना ब्लॉक और एनी अदर ब्लॉक, बिकॉज इंडिया बिलीव्स इन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। लेकिन बहुत सालों के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया इज अ पार्ट ऑफ सम मेजर प्लूरिलेटरल ऑर्गेनाइजेशन लाइक क्वाड। तो एक तो इंडिया की जो इंटरनेशनल जो स्टैंडिंग है, इंटरनेशनल जो कद है इंडिया का, वो इंक्रीज हुआ है, बिकॉज नाउ इंडिया इज अ पार्टनर और यहाँ पे इक्वल पार्टनर है। ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका के पास ज्यादा पावर है, जापान के पास पावर है, नहीं नहीं। क्वाड के मामले में इंडिया इज एज इक्वल एज रशिया, सॉरी एज इक्वल एज जापान, एज इक्वल एज अमेरिका। तो काफी समय के बाद एक इंडिया को इस तरह के पावरफुल कंट्री के साथ मिलने का, बैठने का मौका मिला, इक्वल टर्म्स पे बैठने का मौका मिला है। तो ये इंडिया के लिए एक गर्व की बात भी हो सकती है, और इंडिया का जो स्टेचर है इंटरनेशनली वो भी काफी अच्छा यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो एडवांस इकोनॉमी के साथ इंडिया को काम करने का मौका मिला है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की अगर आप या बात करो या नई नई सर्विसेज की बात करो तो इंडिया को इसमें काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इन फ्यूचर, ठीक है। और इससे होगा क्या कि 21st सेंचुरी में जो चाइना का हमारे पास चैलेंज है, जो हमारे बॉर्डर पड़ोसी देश हैं चाइना वगैरह, श्रीलंका है, नेपाल है, इनके साथ भी नेगोशिएशन की पावर इंडिया की थोड़ी सी बढ़ जाती है व्हेन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ सच अ पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यही थोड़ा इंडिया के लिए, तो आप इसको यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो, इस तरह से आप पूरा इसको बना सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन आज कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं बन रहा था, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन को आज ऐड किया भी नहीं है। कुछ एडिशनल रीडिंग आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, कल वाले न्यूज़पेपर में कोई एडिशनल रीडिंग नहीं थी, छोटे छोटे से टॉपिक थे, कोई खास इंपॉर्टेंट थी नहीं, ठीक है। देखिए मॉनसून को लेकर यहाँ पे कहा है, देखिए क्वाड के बारे में जब हम लोगों ने बात की है तो ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए पहले ही आपको मैंने बताया कि क्वाड कोई चारों कंट्री का फॉर्मल एक ग्रुपिंग नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने तो चाइना को इनवाइट भी कर दिया क्वाड को ज्वाइन करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि कोई भी कंट्री क्वाड को ज्वाइन कर सकता है इंक्लूडिंग चाइना, क्योंकि हम लोग चाइना को कंटेन करने के लिए क्वाड नहीं बना रहे हैं भाई। हम लोगों ने क्वाड इसलिए बनाया है ताकि इंडो पैसिफिक में पीसफुल नेगोशिएशन और पीसफुल नेविगेशन हो सके। चाइना भी क्वाड को ज्वाइन कर सकता है। तो इसी से पता चलता है कि क्वाड कोई स्ट्रेटेजिक और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। क्वाड इज फॉर ऑल, क्वाड इज फॉर द पीसफुल नेविगेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। चलिए, तो चाइना ने दोबारा से थोड़ा सा लद्दाख वाले रीजन में आंख दिखाना शुरू किया है, तो उसके बारे में आर्टिकल है, थोड़ा आप इसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मानसून विड्रॉ हो गया है, नेक्स्ट वीक हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।